हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिए था और इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का 11th क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे को क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? इस झिल्ली का नाम बताना है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है रेटिना कहा जाता है, कार्निया कहा जाता है, पुतली की आइरिस। आपको इसका क्वेश्चन ढूंढना है। तो आप इस क्वेश्चन को बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। उससे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्निया। प्रकाश होता है कार्निया से, जो हल्का उभरा होता है, इसी से नेत्र में प्रवेश करता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या ध्रुवीकरण। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये रखा हुआ है, बाल्टी है, यहाँ पर नींबू रखा हुआ है। नींबू जो है जब ऊपर से ताकते हैं, ये क्या है? ये है सरल माध्यम। सरल माध्यम है या फिर कह सकते सरल माध्यम यानी निर्वात है। यह क्या है? निर्वात है। आगे जल है, जल भरा हुआ है। क्योंकि जल जो है निर्वात की अपेक्षा सघन माध्यम है, अतः जो आने वाली प्रकाश होती है वह अभिलंब की ओर मुड़ने लगती है, जिस वजह से हमें नींबू होता है अपने वास्तविक मान से अलग दिखाई देता है या बड़ा दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन कारण ऐसा होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में सही संबंध है। बहुत ही सहज क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में है r बराबर 2f, r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर 3f, r बराबर 4f। इसका सही आंसर होगा r बराबर 2f। r जो होता है वो बराबर होता है 2f के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्या है? अगला है, एक अवतल दर्पण की स्थिति में यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुवी के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब के बारे में कौन से कथन सही है? देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसे होता है, इसको बाहर की ओर रफ होता है, यह रहता है इसका मुख्य। और जो है यह होता है उसका एफ होता है, यह होता है सेंटर। ये हो गया उसका सेंटर। जो वस्तु के दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव होगा पोल,
यहाँ पर रखा हुआ हमारा वस्तु, यहाँ पर रखा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो हमारे जो है बनेगा प्रकाश, यहाँ पर रखा हुआ है तो प्रकाश ऐसे जाएगा और इधर से मुख से निकल जाएगा और पीछे चलेगा, पीछे हमारा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। प्रतिबिंब होता है आभासी होगा, बात सही है। प्रतिबिंब बड़ा हुआ तथा आवर्धित होगा, ये बात सही है। प्रतिबिंब अनंत अनंत पर बनेगा। और डी है प्रतिबिंब सीधा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब बी पर बी, यानी प्रतिबिंब बड़ा हुआ और आवर्धित होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। संगलित स्फटिक यानी क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक कितना है? 1.46 है। कितना है? 1.46 है। तथा नीलम का अपवर्तनांक कितना है? नीलम का अपवर्तनांक कितना है और उसका कितना है? यदि क्वार्ट्ज में प्रकाश की चाल VA है और नीला में प्रकाश की चाल BS है तो उनमें कौन सा संबंध सही है? देखिए, इसका अपवर्तनांक कम है, इसका ज़्यादा है, मतलब यह ज़्यादा सघन होगा। अर्थात प्रकाश की चाल होता है VQ में कम होगी और VS में ज़्यादा होगी। अर्थात VQ छोटा होगा VS से। समझ में आ गया होगा? VQ जो होगा वो छोटा होगा VS से। यह किस ऑप्शन में है उसको देख लेते हैं। VQ होता है वो छोटा होगा VS से। यह किस ऑप्शन में है देख लीजिए। VS जो है या फिर VS बड़ा है VQ से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, VS बड़ा है VQ से। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले किस खनिज अम्ल की खोज हुई थी? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्कक का सबसे बढ़िया उदाहरण है? इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत ही सहज है। यह आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों अकार्बनिक है, गलत। दोनों में क्लोरीन होता है, सीधा राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? सीधा राइट आंसर। दोनों में क्लोरीन होता है, CaOCl2 होता है, यह होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, इसमें भी क्लोरीन है। चलिए आगे चलते हैं। जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बों को साबुन से रगड़ कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यह कपड़ा है, कपड़े पर जब रगड़ा जाता है क्योंकि क्या होता है? क्योंकि ओ पहले पीला रहेगा, पीले के बाद भूरा होता है। पहले पीला रहेगा, फिर लाल भूरा होता है, फिर पूरा पीला हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में क्रिस्टल के जड़ की संख्या कितनी होती है? देखिए, कॉपर सल्फेट में कितना होता है? CaSO4 इंटू 5H2O होता है, और सोडियम कार्बोनेट कितना होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O।
किसमें है 10x2 यानी बी इज द राइट आंसर। हमारा बी जो होगा वह सही हो जाएगा। चलिए ए सही हो जाएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम बाइकार्बोनेट कर्मिक अपघटन वियोजन का गुण प्रदर्शित करता है, जो इसे बेकरी उत्पादों के लिए उपयोगी बनाता है। बेकरी यानी कि कह सकते हैं वो फुलाने के लिए, जो वड़ा पाव होता है उसको फुलाने के लिए, किसी खाद्य पदार्थ को फुलाने के लिए इसका उपयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के इस उपयोग के लिए जिम्मेदार अपघटन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वस्तुओं को फुला देता है, जैसे रोटी में जब फूलता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? प्लस का दो है, अर्थात क्या होगा कि उत्तल होगा, लेंस जो होगा उत्तल होगा, ये बात सही है। 2 डायोप्टर है यानी कि डी बराबर का होता है, डी बराबर होता है 1/f। 5 है तो बराबर हो जाएगा 1/f। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर हमारा हो जाएगा, सॉरी कुछ रफ कर देता हूँ, जगह नहीं बचा है, यहाँ पर कर देते हैं। तो हमारा यह बराबर हो जाएगा, चलिए यह बराबर हो जाएगा 1/5 हो जाएगा मीटर में, तो हमारा हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। अर्थात क्या होगा? लेंस होता है उत्तल होगा, लेंस उत्तल होगा और फोकस दूरी 0.5 मीटर होगी, यानी आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है, जैसा कि आप लोग अपने घर से देखते हैं सुबह और शाम में। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है? सूर्य प्रकीर्णन कहलाती है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। सीधा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का बड़ा घटक होता है? यह आप 8th क्लास में ही पढ़ के आए हैं कि बायोगैस का सबसे बड़ा अपघटक क्या होता है? मीथेन होता है। बायोगैस का सबसे बड़ा अपघटक क्या होता है? मीथेन होता है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एनडीए में साइंस का लेवल क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। बी द राइट आंसर। बी द राइट आंसर गैल्वेनोमीटर होता है। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्घ्यता सबसे छोटी यानी लघुत्तम होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? यानी नर का घटक नहीं है। गर्भाशय मादा का है, मूत्र यानी कि नर का है, शुक्राशय नर का है, शुक्रवाहिका नर का है। अर्थात आंसर विल बी ए द राइट आंसर गर्भाशय। चलिए आगे चलते हैं। जब लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तब परिपथ में क्या होता है? धारा बहुत ही अधिक हो जाती है, यानी स्थिर बनी रहती है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है, शून्य हो जाती है, यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होती रहती है। डी द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? तो प्रकाश की चाल में ध्वनि धीमी गति से चलता है, यह बात सही है, बिल्कुल सही है। प्रकाश की चाल कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड इसका कितना होता है? 338 या 3 से 400 के बीच में नियर अबाउट होता है। 3 से 400 के बीच में इसका होता है। तो ये तो बात सही है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये भी बात सही है। और देखते हैं आगे ऑप्शन में क्या है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और डी नंबर क्या है? शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि तीव्र से चलता है। इसको आपको आंसर देना है। 30 का भी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं। यदि आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इसको शेयर भी कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलिए, जय हिंद।